एसिड है आपके पास, कौन कौन सा एसिड है? अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, परक्लोरिक एसिड है, ठीक है। और आप बेस लेकर आए हैं, अच्छा कौन कौन सा बेस है आपके पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया, ठीक है। तो आप दोनों को मुझसे क्या काम है? एसिड ले आए, बेस ले आए, यहाँ पे क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने वाले हो आप दोनों? नहीं? तो बताओ क्या काम है? अच्छा, एस्टिमेशन करना है, स्टैंडर्डाइजेशन करना है। अरे मैं छोड़ो, मेरे स्टूडेंट्स ही कर देंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है ना बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जहां पर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स का फॉर्मेशन किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस का प्रिपरेशन किया था, और एसिड और बेसिस को बनाने के बाद हमने उनका एस्टिमेशन और वी कैन से स्टैंडर्डाइजेशन करा था ना, जहां पर हमने ब्यूरेट लिया था, ब्यूरेट के अंदर टाइट्रेंट फिल किया था, याद होगा आपको? हाँ हो जाएगा। क्या कह रहे हो? स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, वीक एसिड हो, वीक बेस हो, सभी कंपाउंड का अगर एस्टिमेशन करना है, स्टैंडर्डाइजेशन करना है, तो विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन आप कर सकते हैं। याद है ना आपको? हाँ सर, याद तो आ रहा है सर, इंडिकेटर भी याद आ रहा है, जैसे कि फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, म्यूरेक्साइड, एरियोक्रोम ब्लैक टी। और ये बात भी याद आ रही है कि इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि टाइट्रेशन में एंड पॉइंट देते हैं, टाइट्रेशन के कंप्लीट होने को बताते हैं कलर को चेंज करके। और ये बात भी याद आ रही है जो कि हमने थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर में पढ़ी थी कि अनबाउंड फॉर्म में इंडिकेटर अलग कलर देते हैं एज कंपेयर टू बाउंड फॉर्म। ये सारी बातें याद है सर। और हमें ये भी याद है कि हमने एक्वस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ग्रेवियोमेट्रिक टाइट्रेशन, और प्रेसिपिटेशन में मोर्स मेथड, वोल्हार्ड मेथड, मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड, फजांस मेथड, ये सारे मेथड करे हैं सर। और आज अब आ चुके हैं डायएजोटाइजेशन टाइट्रेशन में। सर ये डायएजो, ये नया नया लग रहा है ना, कुछ अभी तक पढ़ा नहीं है बिल्कुल, पर यहां पर नाम में ही काम छुपा है। देखो ध्यान से सुनना, डायएजो, डाई का मतलब क्या हो गया? दो, एजो का मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन ग्रुप। तो यहां पर डाई एजो नियम सोल्ट बनता है। देखो नाम से पता लग रहा कौन सी टाइट्रेशन है, डायएजोटाइजेशन टाइट्रेशन। तो बनेगा क्या? डाई एजो मतलब कि दो नाइट्रोजन ग्रुप बनेंगे, उसका सोल्ट बनेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, डायएजोटाइजेशन टाइट्रेशन है, हाँ तो ठीक है, डायएजोनियम सोल्ट बन जाएगा। पहली बात क्लियर हो गई, नाम से ही काम पता लग गया कि यहां पर किसका प्रिपरेशन होगा, किसकी सिंथेसिस होगी। यहां पर डाइजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन होगा, डाइजोनियम सोल्ट की सिंथेसिस होगी, ठीक है सर। एक बात बताइए सर, टाइट्रेशन तो वही होती है ना जिसमें एक ब्यूरेट लेते हैं? अच्छा चलो आप बताओ। सर मैं बताऊं? हाँ हाँ आप बताओ। अरे सर याद है मुझे, देखो सुनना ध्यान से सुनना। एक ब्यूरेट लेते हैं, ब्यूरेट के अंदर टाइट्रेंट को फिल करते हैं, फिल करने के बाद रीडिंग नोट कर लेते हैं, नीचे कॉनिकल फ्लास्क होता है, उसमें एनालाइट सॉल्यूशन होता है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, और उसमें 2 से 3 बूंद इंडिकेटर डाल देते थे। इंडिकेटर बता दिया मैंने आपको, हाँ। और फिर क्या होता, धीरे धीरे टाइट्रेंट जो है ऐड होता, नीचे जो है न्यूट्रल होता रहता, अगर एसिड बेस टाइट्रेशन है तो फिर टाइट्रेंट जो है इंडिकेटर से रिएक्ट करके कलर शो कर देता। अरे वाह यार, आपको तो पता है। अरे तो सर ऐसे ही समझ रखा क्या, इतनी देर से टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, है ना? तो अभी पढ़ना है हमें डायएजो। तो यहाँ पर ध्यान से सुनते जाना, डायएजो मतलब कि दो नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ पर बनने वाले हैं, ये बात तो आपको क्लियर हो गई। डायएजो टाइट्रेशन में डाइजोनियम सोल्ट बनेगा, कौन सा सोल्ट बनेगा? डाइएजोनियम सोल्ट, ठीक है सर। अब इसकी कुछ खास बातें मैं बता रहा हूँ, वो आप लिख लेना, है ना? चाहो तो लिख लो, नोट कर लो, वैसे आगे तो सब कुछ दिखने वाला है। सबसे पहला कि यहां पर आप जो, एक सेकेंड, यहां पर आप जो सॉल्वेंट लोगे वो होगा HCl, क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा, यहां पर क्या फॉर्मेशन होता है? डाइजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि नाम से पता लग रहा है डाइएजोटाइजेशन, तो यहां पर बनेगा डाइजोनियम सोल्ट। तो एक तो डाइजोनियम सोल्ट बनता है, एक यहां पर जो सॉल्वेंट हम यूज लेते हैं टाइट्रेशन में वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बातें दोनों क्लियर हो गई। सॉल्वेंट कौन सा यूज लेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोल्ट कौन सा बनेगा? डाइजोनियम सोल्ट। और ये जो टाइट्रेशन होती है ना, ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे होती है। और इस टाइट्रेशन में हमें अच्छे से स्टीयरिंग करनी पड़ती है, एक कंटिन्यूस स्टीयरिंग हमें करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? कंटिन्यूस
स्टीयरिंग हमें करनी पड़ती है, अच्छे से हमें मिक्स करना होता है। कंटिन्यूअस स्टीयरिंग इसलिए करनी पड़ती है ताकि हमें एक अच्छा एंड पॉइंट मिले। ये सारी बातें क्लियर हो गई। डाइजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन होता है, सॉल्वेंट यहाँ पर HCl होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे करते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूअस स्टीयरिंग जरूरत होती है ताकि एक अच्छा एंड पॉइंट मिले। सर ये सारी बातें तो क्लियर हो गई, पर ये जो डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन है, इसमें पता किसका करते हैं सर? क्या पता लगाते हैं कि हमारे सैंपल में क्या प्रेजेंट है या नहीं? तो यहां पर हम पता लगाते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें कितना प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन होता है। क्या बोलोगे? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन या फिर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन कितना है, उसका पता लगाने के लिए हम करते हैं डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। ठीक है सर। सर अमोनिया तो सुना है, अमोनिया होता है NH3, है ना? फिर ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन क्या है? तो ध्यान से सुनना, जब मैं अमोनिया को इस तरह से खोल के लिखूंगा ओपन करके, तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 3 हाइड्रोजन खोल के लिख दिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो बोला जाएगा प्राइमरी, अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं तो बोला जाएगा सेकेंडरी, अगर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं तो बोला जाएगा टर्शरी। पर हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी, मतलब कि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। तो चलिए हटा देते हैं, एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। ठीक है सर, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। अब ये जा रहा है तो इसकी जगह कोई ना कोई आएगा। आजकल के रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं, पहले तो क्या होता था भाई, गया तो बस अब सिंगल रहना है, कुछ नहीं करना। आजकल क्या है भाई, गया तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन या 6 घंटे बाद ही दूसरा कोई नया आ जाना है। तो वैसे ही अगर हाइड्रोजन जा रहा है तो इसकी जगह कोई ना कोई आएगा, और इसकी जगह जो आएगा ना वो है एरोमेटिक, वो है एरोमेटिक। उसे बोलेंगे जैसे कि बेंजीन। क्या आएगा इसकी जगह? बेंजीन आएगा। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन गया और हाइड्रोजन की जगह आया एरोमेटिक रिंग। तो हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन गया, एक ही हाइड्रोजन गया मतलब प्राइमरी, उसकी जगह कौन आ रहा है? एरोमेटिक रिंग, तो एरोमेटिक। और ये पूरी स्ट्रक्चर क्या थी? अमाइन की, तो ये अमाइन। तो इसलिए बोलते हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। क्लियर हुआ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन क्या होता है? अमोनिया था, एक हाइड्रोजन गया तो प्राइमरी, उसकी जगह आ रही है एरोमेटिक रिंग, तो प्राइमरी एरोमेटिक, और ये अमाइन है। तो यहां पर डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन में हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं। सर ये टाइट्रेशन है तो क्या इसमें भी ब्यूरेट होगा, टाइट्रेंट होगा, कॉनिकल फ्लास्क होगा, एनालाइट सॉल्यूशन होगा, सॉल्वेंट होगा? बिल्कुल, बस यहाँ पे इंडिकेटर का थोड़ा सा फर्क है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो आपका डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन होता है उसमें आपका टाइट्रेंट है सोडियम नाइट्राइट। कौन सा टाइट्रेंट है? सोडियम नाइट्राइट। नीचे जो आपका कॉनिकल फ्लास्क है उसमें आपका सॉल्वेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और मैंने आपको बोला, पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर सॉल्वेंट कौन सा होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ पर हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का पता लगाते हैं, तो वो भी मैंने लिख दिया कि यहाँ पर हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का पता लगाते हैं। और अगर एक सॉल्वेंट है तो उसको हम सॉल्यूट ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉल्यूट ही बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है सर, यहां तक तो क्लियर है। हमारे पास टाइट्रेंट आ गया, ये आपका ब्यूरेट है, ब्यूरेट के अंदर ये टाइट्रेंट है, टाइट्रेंट है आपका सोडियम नाइट्राइट। आपके पास एनालाइट सॉल्यूशन आ गया, उसमें आपको क्या पता करना है वो भी आपको पता लग गया। और मैंने आपको बोला था कि ये जो है आपको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे करना है। कितने पे करना है? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि ठंडे एनवायरमेंट में क्यों करना है। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि ठंडे एनवायरमेंट में करना है। नहीं सर हम तो याद नहीं रखेंगे, हमें तो अभी के अभी बताओ कि ठंडे एनवायरमेंट में क्यों करना है। चलो बताता हूँ। आपका जो डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा था ना, वो डाइजोनियम सॉल्ट वापस ब्रेक ना हो जाए, अनस्टेबल ना हो जाए। ये अनस्टेबल बनता है तो ये ब्रेक ना हो जाए, वापस टूट ना जाए, क्योंकि हमें तो बनाना ही यही है। अगर यही बनाना है तो हम थोड़ी ना चाहेंगे कि ये टूटे। तो इसको टूटने से रोकने के लिए, ये अनस्टेबल होता है और अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए हमें ठंडे टेम्परेचर पे ये करना होता है। हमारा जो डायजोटाइजेशन में डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है ना, उसको टूटने से बचाने के लिए हमें यहाँ पर ठंडा एनवायरमेंट चाहिए होता है। और यहाँ पर कंटिन्यूस स्टीयरिंग क्यों चाहिए? कंटिन्यू आपको क्यों मिक्स करना है इसको? ताकि आपका एंड पॉइंट जो है बेटर मिले, शार्प मिले, एक्यूरेट मिले, अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है सर। और ये अमाइन वाला कंसेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया।
आप बस ध्यान से देखते जाओ और सुनते जाओ कि कैसे कैसे रिएक्शन हो रही है, बस और कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, देखिए अब जैसे जैसे टाइट्रेंट आएगा, NaNO2 आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जैसे जैसे टाइट्रेंट आएगा वो रिएक्ट करेगा HCl के साथ। तो आप देख सकते हैं NaNO2 जो कि आपका टाइट्रेंट है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहां पर बनेगा HNO2, क्या बनेगा HNO2, साथ में यहां पर निकलेगा NaCl। आप देख सकते हैं NaCl निकल गया, साथ में यहाँ पे क्या निकलेगा NaCl निकल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई कि जब धीरे धीरे टाइट्रेंट आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा तो वो टाइट्रेंट जो है इस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेगा, और जब कभी इन दोनों की रिएक्शन होगी NaNO2 और HCl की रिएक्शन होगी तो HNO2 बनेगा। HNO2 इज नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर HNO2 का फॉर्मेशन होगा। इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा HNO2 बनेगा। क्लियर है। अब देखो नीचे क्या है आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। अब यहां पर रिएक्शन होने वाली है, कैसी रिएक्शन, ध्यान से सुनना। इस सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, तो क्या क्या प्रेजेंट है सर, NaNO2 आ रहा था, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा था तो HNO2 बना रहा था। तो हम कह सकते हैं यहां पर अभी क्या है, एक तो HNO2 भी होगा, है ना, एक तो ये वाली चीज होनी चाहिए, एक आपका HCl तो होगा ही होगा क्योंकि वो तो नीचे ही है, एक आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। तो नीचे यहां पर क्या क्या है, HCl तो था, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन भी था, पर जब ये आ रहा है HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो HNO2 भी आ गया। तो इस जगह पर अभी HNO2 है, HCl है और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। ठीक है, तो यहां पर रिएक्शन आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन वो रहा, HNO2 यहां पे बन रहा है, HCl ये रहा, नीचे हमारे क्या क्या है HNO2 HCl प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। और जब ये तीनों रिएक्ट करेंगे तो आपका बनेगा डायएजोनियम सॉल्ट, जो कि आपको बनाना था। ठीक है सर, बन गया सर फाइनली सर। अब एक बात ध्यान से सुनना, ये जो आपका एरोमेटिक अमीन होता है ना, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, एरोमेटिक रिंग हो गया और इसके ऊपर NH2, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था, बहुत इजी है, मैंने आपको समझाया था ना कि आपका NHH है, एक हाइड्रोजन को बेंजीन रिंग लगा दो, तो बेंजीन रिंग एक नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन, तो आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग एक नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। सो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन इज एनिलीन। क्लियर हो गया यहां तक, किसी को कोई डाउट? चलिए यहां तक क्लियर हो गया। ठंडे में क्यों करना होता है, क्योंकि ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है ये अनस्टेबल हो सकता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो इसलिए ठंडा एनवायरमेंट चाहिए। क्लियर हुआ। बाकी कंटिन्यूअस स्टीयरिंग ताकि एक एंड पॉइंट अच्छा मिले। बाकी अमोनिया वाला कंसेप्ट समझा दिया, NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करता है तो HNO2 बनाता है। नीचे क्या क्या है, HCl है, एरोमेटिक अमीन है, और HNO2 है, इसकी प्रेजेंस में डाइजोनियम सोल्ट बन जाता है। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं एक बार, रिएक्शन थोड़ी ध्यान से देखना, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना। ये तो आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जो नीचे हुआ करता था, ये NaNO2 ऊपर से आ रहा था, टाइटेंट था ना, NaNO2 ऊपर से आ रहा था, और ये NaNO2 नीचे आके HCl के साथ रिएक्ट कर रहा था, दिख रहा है ना, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा था। तो NaNO2 जो टाइटेंट था, HCl जो आपका सॉल्वेंट था, उसके साथ रिएक्ट करके HNO2 बना रहा था, है ना, तो ये HNO2 लिख दिया। फिर मैंने आपको बोला कि ये जो आपका एरोमेटिक अमीन है, ये जो आपका HNO2 है, और ये जो आपका HCl है, ये तीनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, आपका डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे। सो दिस इज योर डाइजोनियम सॉल्ट, दिस इज योर डाइजोनियम सॉल्ट। और आप देख सकते हैं ये डाइजोनियम मतलब कि दो एजो ग्रुप है, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, और अगर सॉल्ट है इसलिए लिखा हुआ है क्लोराइड, इसलिए लिखा हुआ है क्लोराइड, और एरोमेटिक रिंग तो आएगी सही। ठीक है, तो डाइजोनियम सॉल्ट, और यहाँ पे पानी निकल जाएगा, और इसको निकालने के लिए तो तुम बेताब रहते हो, तैयार रहते हो, तो ये तो तुम इजीली निकाल दोगे। ठीक है, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो डाइजोनियम सोल्ट आपका बना, एरोमेटिक, दो नाइट्रोजन, डाइएजो हो गया, सोल्ट है तो क्लोराइड हो गया, है ना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, बेंजीन के ऊपर N2Cl, ये N, ये N, N2 और ये Cl, तो एरोमेटिक रिंग के ऊपर N2Cl, ये हो गया आपका डाइजोनियम। ठीक है, चलिए अभी वापस चलते हैं, बड़ी मेहनत से बनाया है। अब पता लगाते हैं एंड पॉइंट, क्योंकि हमारी रिएक्शन तो चल रही है। हमारी रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है कि NaNO2 आता जा रहा है, HCl के साथ रिएक्ट करता जा रहा है और HNO2 बनाता जा रहा है, और ये HNO2 HCl और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन मिलकर डाइजोनियम सॉल्ट बनाते जा रहे हैं, है ना।
ये रिएक्शन चल रही है। पर हमें कैसे पता लगेगा सर कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर तो आपने इंडिकेटर का कोई जिक्र ही नहीं किया। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ग्लास रोड लेनी है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, ग्लास रोड लेकर इसमें डिप करनी है। कर दें? कर दो कर दो। ये ग्लास रोड लिया, इसमें डिप कर दिया। अब इस पे क्या है, इस पे सॉल्यूशन लग गया ग्लास रोड पे, है ना। इस सॉल्यूशन को लेके चलते हैं स्टार्च आयोडाइड पेपर पे लगा देते हैं। ठीक है सर, उधर टाइट्रेशन चल रही थी पर हमें पता नहीं लग रहा था कि टाइट्रेशन कंप्लीट हुई ना हुई। तो आपने क्या कराया है, ग्लास रोड ली हमसे और उसको डिप कर दिया उस सॉल्यूशन में और ले आए और डाल दिया स्टार्च आयोडाइड पेपर पे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना। तो ये बात ध्यान से सुनो कि अगर आपको एंड पॉइंट डिटरमाइन करना है डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन में, तो एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय एक्सटर्नल इंडिकेटर एज वेल एज इंटरनल इंडिकेटर। एक्सटर्नल इंडिकेटर एज वेल एज इंटरनल इंडिकेटर। इंटरनल इंडिकेटर में आप पोटेंशियोमीटर की मदद लेते हो, जहां पर आपका सॉल्यूशन होता है, आपने 2 इलेक्ट्रोड लगाने होते हैं, करंट पास होता है, इस तरह से काम होता है। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, पोटेंशियोमीटर से आप कर सकते हो, क्योंकि यूनिट 5 में आप देख लोगे पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन वगैरह सब कुछ। ठीक है। और दूसरा है एक्सटर्नल इंडिकेटर, और एक्सटर्नल इंडिकेटर को डिटेल में पढ़ना है। एक्सटर्नल इंडिकेटर नाम से पता लग रहा है, इंडिकेटर, इंडिकेटर मतलब कि टाइट्रेशन में एंड पॉइंट बताता है। और इंडिकेटर कौन सा है, स्टार्च आयोडाइड पेपर। ठीक है सर, ये स्टार्च आयोडाइड पेपर है। पर सर मेरी एक जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है सर, ये जो स्टार्च आयोडाइड पेपर है ये बना कैसे? मान लीजिए एक नॉर्मल पेपर था, उस नॉर्मल पेपर को आपने स्टार्च आयोडाइड पेपर कैसे बनाया? चलो ध्यान से सुनना, मेरे पास एक नॉर्मल पेपर है, ये नॉर्मल पेपर है, ये ले लो, ये नॉर्मल पेपर है। ठीक है, ये नॉर्मल पेपर है। इस पेपर को स्टार्च आयोडाइड पेपर बनाने वाला हूँ। सबसे पहले इसको डिप कर दो स्टार्च म्यूसिलेज में। किस में डिप करो? स्टार्च म्यूसिलेज में। ये नॉर्मल पेपर था, सबसे पहले इसको डिप कर दिया स्टार्च म्यूसिलेज में। अब इस पेपर के ऊपर क्या लग गया, स्टार्च म्यूसिलेज लग गया। फिर इसको आप डिप कर दो पोटेशियम आयोडाइड में। किस में डिप कर दो? पोटेशियम आयोडाइड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टार्च म्यूसिलेज में डिप किया, फिर इसको निकाला, फिर इसको आपने पोटेशियम आयोडाइड पे डिप किया सॉल्यूशन में। ठीक है, पहले इधर फिर इधर, फाइनली आपका जो पेपर है वो स्टार्च आयोडाइड पेपर बन चुका है, क्योंकि स्टार्च और ये आयोडाइड, तो ये स्टार्च आयोडाइड पेपर बन चुका है। ठीक है सर, आपने बोला एक्सटर्नल इंडिकेटर, हमने समझा स्टार्च आयोडाइड पेपर। आपने दिया एक नॉर्मल पेपर, हमने उसका बना लिया स्टार्च आयोडाइड पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डिप किया, फिर इसमें डिप किया, ये बन गया। और आपने बोला था ना कि ये जो टाइट्रेशन चल रही है इसमें रोड को डिप करो, ग्लास रोड को, और यहाँ से जो सॉल्यूशन आ रहा है उसको स्टार्च म्यूसिलेज पेपर पे डाल दो। तो ये सर हमने डाल दिया। अब अगर ये पेपर ब्लू कलर दे देता है, अब अगर ये पेपर ब्लू कलर दे देता है तो मतलब टाइट्रेशन हो चुकी है, एंड पॉइंट आ चुका है। तो बस इतनी सी बात है। अगर स्टार्च म्यूसिलेज पेपर ब्लू कलर दे देता है मतलब कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, हमारा एंड पॉइंट आ चुका है। ठीक है, अब आपको क्यूरियोसिटी होगी, सर ऐसा कैसे ये ब्लू कलर दे देगा, यहाँ पर क्या क्या रिएक्शन हो रही है बताओ, इस जगह क्या रिएक्शन हो रही है? आपने बोला एनालाइट का ड्रॉप ले आओ, हम ले आए, हमने डाल दिया स्टार्च आयोडाइड पेपर पे। आपने बोला कि ब्लू कलर दे देगा मतलब कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई, डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई, डायजोनियम सॉल्ट कंप्लीट बन गया और ब्लू पॉइंट, ब्लू कलर आ गया, एंड पॉइंट आ गया। अच्छी बात है सर, पर सर यहाँ पर ऐसा हो क्या रहा है जो ये ब्लू कलर आ रहा है? ये ब्लू कलर कैसे आ रहा है वो भी बताता हूँ। अच्छा, वो बताने से पहले एक बात बताओ कि हम यहाँ पर क्या डाल रहे थे इस पेपर के ऊपर? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, एनालाइट का ड्रॉप डाल रहे थे, मतलब कि यहाँ से जो ड्रॉप उठा रहे थे, ग्लास रोड यहाँ पे डिप करके यहाँ का सॉल्यूशन डाल रहे थे। अब मुझे बताओ कि इस सॉल्यूशन में क्या क्या है? सर कैसी बातें कर रहे हो, एक तो HCl है, दिख ही रहा है, एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है वो भी दिख रहा है, एक हमारा NaNO2 HCl रिएक्ट करके जो HNO2 बना रहा था वो भी यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, HNO2 भी है। ठीक है सर, तो इसी की ड्रॉप लेके हम इस पेपर पे डाल रहे थे और इस पेपर का कलर चेंज होकर ब्लू हो रहा था। ब्लू होने का मतलब है कि हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई, हमारी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ गया। पर आपको अभी जिज्ञासा है कि सर यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है जो ब्लू कलर आ रहा है? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले ये जो आपका पोटेशियम आयोडाइड पेपर, पेपर का ही है ये, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड है ना, ये पेपर की बात चल रही है। वो रिएक्ट करेगा HCl से। HCl कहाँ से आया? अरे सर आप एनालाइट की ड्रॉप डाल रहे हो ना, तो इस एनालाइट की ड्रॉप में HCl भी है, इसकी ड्रॉप में प्राइमरी एरोमेटिक अमीन भी है, और इसकी ड्रॉप में आपका HNO2 भी है। लिख लेते हैं सर, भुलक्कड़ हो आप बहुत, है ना, HNO2 भी है। चलिए अच्छी बात है।
तो यहाँ पर ये रिएक्शन हुई, पेपर का ये है और ये एनालाइट का है, दोनों मिला के KCl और HI बनाएंगे, ठीक है। फिर ये HI वापस रिएक्ट करेगा, ये HI किसके साथ रिएक्ट करेगा, HNO2। HNO2 कहाँ से आया, अरे सर अभी तो आपने बताया था कि एनालाइट के ड्रॉप में HNO2 भी है, तो ये HNO2 से रिएक्ट करेगा और I2 बनेगा। अब ये I2 स्टार्च म्यूसिलेज के साथ रिएक्ट करेगा, स्टार्च म्यूसिलेज पेपर है, I2 यहाँ पे बना है, तो फाइनली ब्लू कलर आता है, मतलब कि एंड पॉइंट आता है। तो ये रिएक्शन भी याद रख लेना, मजे आ जाएंगे, एग्जामिनर घर आके मार्क्स देगा। और बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, एक पेपर का है और एक एनालाइट ड्रॉप का है, उसकी रिएक्शन हो रही है, कुछ भी नहीं है बस, ठीक है। ये आपका एंड पॉइंट भी निकाल लिया हमने। तो सर टाइट्रेशन होगी, टाइट्रेशन का एंड पॉइंट निकाल लिया। अब एक बात बताओ सर, अगर आपसे पूछे कि प्रिंसिपल बताओ, एक सेकेंड सर, आपको जवाब देना ही पड़ेगा सर। अगर हम आपसे पूछे कि प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल में आप क्या लिखोगे, प्रिंसिपल में मैं समझा दूंगा कि टाइट्रेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना, क्या क्या हो रहा है, किस कैसे हो रहा है। और अगर आपसे मेथड पूछे, तो मेथड का मतलब मैं प्रोसीजर लिख दूंगा कि सबसे पहले हमने क्या करा, फिर हमने क्या करा। और सर अगर आपसे एप्लीकेशन पूछा जाए, तो एप्लीकेशन में मैं आपको बता देता हूँ ना कि आपका डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन का काम आता है। देखो एडवांटेज लिखे हुए हैं, पहले इसके डिसएडवांटेज भी लिखे हुए हैं, तो ये तो आप पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एप्लीकेशंस देखो, एप्लीकेशन की बात करें, सबसे पहली एप्लीकेशन है सिंथेसिस ऑफ एजो कंपाउंड। यहाँ पर आप क्या बना रहे हो, एजो कंपाउंड बना रहे हो, क्योंकि आपने बोला ना डाई एजो, एजो मतलब नाइट्रोजन ग्रुप, तो आप यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप का सिंथेसिस कर रहे हो, नाइट्रोजन कंपाउंड बना रहे हो। तो डायजोटाइजेशन इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिपेयर डाइएजोडाइज, और वी कैन से एजोडाइज, एजो का मतलब नाइट्रोजन, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर नाइट्रोजन की डाइज बन रही है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, पहली बात तो ये हो गई, पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर दिस एजो कंपाउंड आर वाइडली यूज्ड एज डाई इन इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। यहाँ पर जो आप डाई बना रहे हो ना, ये जो एजो बन रहा है, ये जो नाइट्रोजन ग्रुप बन रहा है, ये नाइट्रोजन ग्रुप का जो डाई बन रहा है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काम आता है। क्लियर हो गया, जैसे कि आपका साइनिन डाइज हो गया, सल्फर डाइज हो गया, एजो पिगमेंट्स हो गए। तो ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब है कि आपकी जो डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन है वो किस किस फील्ड में काम आ रही है। तो सबसे पहले हमने देखा डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन, तो नाम से पता लग रहा है यहाँ पर एजो ग्रुप का सिंथेसिस हो रहा है, नाइट्रोजन ग्रुप का सिंथेसिस हो रहा है। और अगर यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप बन रहा है तो उससे जो डाइज बन रही है वो डाइज अलग अलग जगह काम आती है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। उसके बाद और एप्लीकेशंस देखते हैं। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर आपने देखा ना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है एरोमेटिक रिंग पर, है ना। NH3 था, NH2 रह गया बेंजीन के ऊपर, एक एरोमेटिक रिंग आ गई, तो उसमें भी काम आ रहा है। कई तरह के फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में काम आता है, जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग बनानी है, एनाल्जेसिक बनानी है, एंटीबायोटिक बनानी है, तो इनके पास क्या होता है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स होती है। ये जो आपकी ड्रग्स होती है ना, जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी जो कि इन्फ्लामेशन को कम करता है, एनाल्जेसिक जो कि पेन रिलीफ करता है, दर्द को कम करता है, एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। तो ये जो अलग अलग तरह की दवाइयां होती हैं, इन सब में एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स होती है। तो ये डायजोटाइजेशन इन सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने के काम आता है, ठीक है। उसके बाद और एप्लीकेशन देखो, डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ अमीन। ऑब्वियसली डायजोटाइजेशन हम कर क्यों रहे हैं, ताकि हमें प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का कंसंट्रेशन पता लगे, तो वो भी एक एप्लीकेशन हो गई। फिर है आपका कि अगर आपके पास पानी है, अगर आपके पास वाटर है, या फिर आपके पास वेस्ट वाटर है, या तो आपके पास घर में नॉर्मल वाटर है या फिर बाहर का वेस्ट वाटर है, अगर आपको इनमें पता करना है कि अमीन कितना है, तो आप कर सकते हो डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन, क्योंकि डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन अमीन का ही तो पता लगाता है। तो अगर आपके पास पानी है या फिर अगर आपके पास वेस्ट वाटर है, तो उसमें अगर आपको पता करना है कि इनमें अमोनिया और वी कैन से अमाइन का कंसंट्रेशन कितना है, तो अमाइन का कंसंट्रेशन कैसे पता लगाओगे, विद द हेल्प ऑफ डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन। तो ये आ गया एनवायरमेंटल एनालिसिस में। फिर है आपका स्पेशल केमिकल बनाने के लिए, है ना, स्पेशलिटी केमिकल बनाने के लिए, मतलब जो स्पेशल केमिकल्स होते हैं उनको बनाने के लिए, जो केमिकल्स आपके एग्रीकल्चर वगैरह में काम आते हैं, उनको बनाने के लिए भी डायजोटाइजेशन मेथड काम आता है। तो ये एप्लीकेशन है, मतलब कि डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन, डायजोटाइजेशन मेथड, डाइजोनियम सोल्ट, एजो ग्रुप कहाँ कहाँ पे काम आता है। तो हमने देखा कई तरह के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, वाटर में या वेस्ट वाटर में एनालिसिस करना है कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है, अमाइंस का कंसंट्रेशन पता करना है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का,
है ना, तरह तरह के एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरिक और एंटीबायोटिक ड्रग्स के फॉर्मेशन में, एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में, सिंथेसिस ऑफ एजो कंपाउंड मतलब कि डाइज में, वो डाइज आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काम आती है। फिर पॉलीमर केमिस्ट्री में भी काम आता है आपका डाइजोनियम सोल्ट, डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन। कैसे? डाइजोनियम सोल्ट आर यूज टू मॉडिफाई पॉलीमर सरफेस। अगर आपको किसी पॉलीमर की सरफेस को मॉडिफाई करना है, पॉलीमर क्या होता है, बहुत सारे मोनोमर मिलके पॉलीमर बनते हैं, तो अगर आपको किसी भी पॉलीमर की सरफेस को मॉडिफाई करना है तो विद द हेल्प ऑफ डाइजोनियम सोल्ट आप कर सकते हैं। या फिर आपको किसी भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमर के बनने को पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं, अगर इस रिएक्शन को इनिशिएट करना है, इसको स्टार्ट करना है, तो भी आप डाइजोनियम सोल्ट की मदद से कर सकते हैं। तो किसी भी पॉलीमर की सरफेस को मॉडिफाई करना हो या पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को इनिशिएट करना हो विद द हेल्प ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, विद द हेल्प ऑफ डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन आप कर सकते हैं। फिर कॉलोरीमेट्रिक रिएक्शंस में काम आता है और कई तरह के मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में भी ये काम आता है। अगर आपको किसी डिजीज को डायग्नोस करना है तो विद द हेल्प ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, विद द हेल्प ऑफ डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन आप कर सकते हैं। तो मतलब वास्ट एप्लीकेशन है, बहुत एप्लीकेशन है। और एप्लीकेशन इसलिए मैंने आपको अलग से इतने सारे पॉइंट बताए क्योंकि अगर कभी 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछ ले कि डिफाइन द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन और डाइजोनियम सोल्ट, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो ये था आज का आपका टॉपिक डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन। और इसी टॉपिक के साथ आपने कंप्लीट कर लिया है बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की यूनिट 3। ठीक है, अब मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, यूनिट 4 के फर्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम पढ़ेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन, जहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट में। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। और अगर आपको ये नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको मिलेंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट पर। आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। हर जगह जुड़ने का अपना अलग बेनिफिट है। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम, थैंक यू।